हर किसी ने लूटा है यहाँ के जनता की नहीं कि यहाँ के नुमाइंदों ने बिल्कुल नहीं कोशिश हुई है। अगर कोशिश होती तो आज हमारे जो कि हाट के अंदर 3 फीट पानी के अंदर अब लोग मार्केट करने नहीं जाते। सबने लूटा है, यहाँ से लेकर जो कि हाट से लेकर ज़मीन से लेकर पटना तक, पटना से लेकर दिल्ली तक, सबने सौतेला रवैया अख्तियार किया यहाँ के गरीब और यहाँ के पसमानदा इलाके के लोगों के लिए करने की पूरी कोशिश की। यही वजह से मैं बदनाम हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि मौलाना सियासी हो गए हैं, मौलाना सियासत में चले गए हैं, ये तो इन्होंने अपने ईमान बेच लिया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई सियासत खिदमत खल्क़ है और मेरे ख्याल से मुझे इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा अपने आप पर गर्व होता है कि हक़ की आवाज़ बुलंद करने में मैं पीछे नहीं रहता हूँ। और असदुद्दीन अवैसी साहब हमारे हिंदुस्तान के हक़ हैं, वो हक़ इस देश की आन बान शान हैं। और हमारे रियासत के अंदर हमारे अख्तरुल ईमान साहब एक सच्चे इंसान, अच्छे अखलाक, मुखलिस अगर कोई के हिसाब से अगर आप देखिए तो अख्तरुल ईमान साहब वो ऊँचे पायदान। गरीबी को दूर करने के लिए अगर किसी ने आवाज़ उठाई है तो हमारी कौमी सदर असदुद्दीन अवैसी साहब और रियासती सदर अख्तरुल ईमान साहब, इन्होंने आवाज़ उठाई है। आर्टिकल 371 के तहत इन्होंने एक बाज़ाब्ता एक प्रस्ताव भी पेश किया है। इसीलिए हम अब किसी को नहीं, हमने इतने दिनों से इन लोगों को देख लिया। जनता का ये कहना है कि हमने 40 साल 50 साल से सारी पार्टियों को हमने देखा, सब ने हमको सिर्फ लूटा। हर छोटे बड़े की जुबान पर अगर किसी की आवाज़ है तो अख्तरुल ईमान साहब की आवाज़ है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की आवाज़ है और पतंग छाप ही उनकी जुबान के अंदर अभी है। मेरी दिली ख्वाहिश है और आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक मेरी ख्वाहिश बनी है, आवाम की चाहत है कि मौलाना आप आएँ। और हमारे तकरीबन उलमाए किराम की भी दुआएं हैं, बहुत दूर दूर से कहते हैं कि नहीं मौलाना आप आएँ इस फील्ड के अंदर। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं नुमाइंदगी करूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की विधानसभा में मैं नुमाइंदगी करूँ। लेकिन ये फ़ैसला पार्टी को करना होगा कि भाई वो जो फ़ैसला करे, जिसको भी मुनासिब समझे तो वो उसको नुमाइंदगी के लिए मुंतखब करेगी। लेकिन मेरी भी दिली ख्वाहिश है कि भाई मैं नुमाइंदगी करूँ पूरे अमानतदारी दयानतदारी के साथ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये फ़ैसला पार्टी जिसके लिए भी करेगी वो फ़ैसला उनका सराखों पर होगा, इसमें कोई वो नहीं। एक सवाल ये होता है कि आप दूसरे जगह के जलसों में जाते हैं, बंगाल और दीगर जगह, तो वहाँ खुल करके अवैसी साहब की बात बोलते हैं, लेकिन अपने इलाके के जलसे में आप कहीं अवैसी साहब के बारे में बयान नहीं किया, ये भी बात चल रही है। देखिए इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये तो बल्कि एक तो एलिगेशंस हैं। मैं आपको ये कहूँगा कि आप वीडियोस को उठा करके देख लीजिए कि जो भी हक है मैंने हक को हर जगह पर बुलंद करने की कोशिश की है, चाहे वो जलसे का फील्ड हो, चाहे वो राजनीतिक फील्ड हो। हक पर जो भी बंदा है हमने उनकी आवाज़ को बुलंद की है जहाँ तक हो सका। आपके किशनगंज के अंदर भी, हमने अररिया के अंदर भी, पूर्णिया के अंदर भी, जहाँ जहाँ प्रोग्राम हुआ, जैसा प्रोग्राम हुआ तो हमने हक की आवाज़ को बुलंद। आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है खबर MIM में। आज हम लोग आप पहुँचे हैं जो कि विधानसभा में जिस शख्स से हम तारुफ़ करा रहे हैं, ये शख्स हैं, सबसे पहले पार्टी की बात करें तो AIMIM के प्रखंड के अध्यक्ष हैं। और अगर इनकी शख्सियत की बात करें तो हमारे पास अल्फाज नहीं कि इनकी शख्सियत की तारीफ़ कर सकूँ मैं, क्योंकि ये आलिम दीन और हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब है जो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हैं। और ख़ास तौर से सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो, हर जगह हज़रत की तकरीर आप लोग सुनते हैं बराह रास्त कि किस तरीके से बेबाकी और से अपनी बातों को रखते हैं। हुकूमत के आंखों में आंखें डालकर बात रखने की इनके अंदर जो है सलाहियत अल्लाह ने दी है। इनसे हम सीधा सवाल करेंगे कि 2019 बिहार विधानसभा चुनाव है और इनकी तैयारियां कैसी है, ख़ास तौर से जो कि विधानसभा के लिए। सबसे पहले सर मैं आपका इस्तकबाल करता हूं अपने चैनल पर। शुक्रिया सर। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव है और आप पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हैं, कैसी तैयारी है आप लोगों की? मैं प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते मैं आपके इस सवाल पर यह कहूँगा, ये जवाब दूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3-3.5 सालों के अंदर हमारे जो कि हाट विधानसभा के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जड़ हर गांव, हर घर, हर मोहल्ले, हर वार्ड तक मजबूत हो चुकी है। और किसी भी चैलेंज को कबूल करने के लिए, मुकाबला करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिल्कुल तैयार है। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि आने वाले इंतखाब के अंदर पूरी कामयाबी के साथ, अच्छी तादाद के साथ और अच्छे अंदाज़ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा जो कि हाट विधानसभा से कामयाब होगा इंशाअल्लाह। जो कि विधानसभा के लिए के बात मशहूर है कि सीमांचल के गांधी अलहाज तस्लीमुद्दीन मरहूम साहब यहीं से बिलोंग करते हैं, यहाँ से विधायक भी रहे और MP भी रहे, उनके साहबजादे अभी यहाँ के विधायक हैं। ये बात कही जाती है कि ये तस्लीमुद्दीन साहब का किला है, तो इस किले में आप लोगों का कैसे आना हुआ फिर? देखिए सर, ऐसा है कि हमारे मरहूम तस्लीम साहब बहुत अच्छे नुमाइंदगी करके गए हैं, उनकी बहुत कुर्बानी रही है जो कि हाट के लिए।
अब वो नहीं रहे, वो जा चुके हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। और अभी मौजूदा वक्त में अभी उनके 2 बेटे हैं, यहाँ के नुमाइंदगी कर रहे हैं। एक तो बाज़ाब्ता सिटिंग MLA भी हैं उनके छोटे बेटे। लेकिन मैं एक बात ये कहूँ कि राजनीति के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर किसी का कोई कहीं गढ़ नहीं होता है, क्योंकि ये 5 साल के लिए आने और जाने वाला सिस्टम है। इसमें कोई किसी जनता जिसको चाह ले, अगर जो जनता के लिए अच्छा काम करेगा तो भाई जनता उसी को सपोर्ट करेगी। इसीलिए हुकूमत आती और जाती रहती है। यहाँ पर तस्लीम साहब बहुत पहले से काम करते हुए आए हैं, लेकिन ये है कि RJD और जदयू का पकड़ शुरू से यहाँ पर रहा है। लेकिन अब यहाँ जो उम्मीद थी लोगों को RJD और जदयू से और दूसरी पार्टियों से कि भाई जो हक़ हुकूक यहाँ के लोगों को मिलना था वो नहीं मिल पाया है। वो मैं आपको दलील के साथ कह सकता हूँ कि जो यहाँ के लोगों को उनके बुनियादी हुकूक से महरूम कर दिया गया है। किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए आप, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चले जाइए आप, पूरे सीमांचल की बात कर लीजिए आप, जो भेदभाव किया गया है। अररिया के अंदर आबादी टोटल तकरीबन 28 से 29 लाख है, लेकिन हाई स्कूल की तादाद 44 है। यही आबादी बेगूसराय के अंदर है तो वहाँ हाई स्कूल की तादाद 88 है। तो इससे ये पता चलता है साफ कि भाई यहाँ पर माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, इसीलिए यहाँ तरक्की कम हुई है और बेगूसराय के अंदर ज़्यादा तरक्की हुई है। पटना सरकार को, बिहार सरकार को किसने मना किया था यहाँ पर कॉलेज बनाने से? बना सकते थे वो। आप अररिया की आबादी और रोहतास की आबादी को कंपेयर कीजिए। हमारे पास एक डाटा मौजूद है जनाब हमारे रियासती सदर अख्तरुल इमान साहब का। उन्होंने अपनी बुक के अंदर ये बात लिखी और उन्होंने सरकारी आंकड़े को मतलब उन्होंने जमा किया है कि रोहतास की आबादी और हमारे अररिया की आबादी बिल्कुल बराबर है, लेकिन अररिया के अंदर अररिया के अंदर ओनली 9 कॉलेज है, 9 कॉलेज है। लेकिन रोहतास के अंदर आप जाइए वहाँ पर 1037 कॉलेज है। तो ये तफरीक क्यों? तो ये सब चीज़, ये हक़ हुकूक जो बराबरी का मिलना था सीमांचल वासियों को, अररिया वालों को, जोकी वालों को, वो नहीं मिल पाया है। तो जिसकी बुनियाद पर हम लोगों ने बहुत देर से हम लोगों ने उन पार्टियों को मजबूत किया, काम किया, उनको कामयाब किया। RJD है, जदयू है, कांग्रेस और दीगर पार्टियां हैं। लेकिन अब हम लोग मायूस हो चुके हैं उनसे। चिल्लाते रहे, भीख मांगते रहे, लेकिन अभी तक हम लोगों को, इस इलाके के लोगों को हक़ हुकूक नहीं मिल पाया। जिसकी बुनियाद पर अभी अगर इस गरीबी को दूर करने के लिए अगर किसी ने आवाज़ उठाई है तो हमारी कौमी सदर असदुद्दीन अवैसी साहब और रियासती सदर अख्तरुल ईमान साहब, इन्होंने आवाज़ उठाई है। आर्टिकल 371 के तहत इन्होंने एक बाज़ाब्ता एक प्रस्ताव भी पेश किया है। इसीलिए हम अब किसी को नहीं, हमने इतने दिनों से इन लोगों को देख लिया। जनता का ये कहना है कि हमने 40 साल 50 साल से सारी पार्टियों को हमने का सब ने हमको सिर्फ लूटा है। अब इसलिए अगर हम इस कामयाब करेंगे किसी को, तो यहाँ पर हम आने वाली जो पार्टी है, मजबूत है, सेक्युलर पार्टी है, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी के अंदर जो चल रही है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इंशाल्लाह सारे लोगों का, बल्कि उन्होंने एक समझिए कि झंडा थाम लिया है अभी से। अगर इस वक्त में इलेक्शन हो जाए तो मैं कह देना चाहता हूँ सब लोगों को कि इसके अंदर कोई शक नहीं है कि MIM का यहाँ पर टक्कर डायरेक्ट अगर किसी से होगा तो BJP से होगा। बीच में कोई पार्टी और है ही नहीं। इसलिए कि हर आदमी की ज़ुबान पर, हर छोटे बड़े की ज़ुबान पर अगर किसी की आवाज़ है तो अख्तरुल ईमान साहब की आवाज़ है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की आवाज़ है, और पतंग छाप ही उनकी ज़ुबान के अंदर अभी वो रट्टा लगा रहे हैं। सर, एक सवाल ये है कि सीमांचल इतना बदहाल है, जो कि भी उसमें शुमार है, क्योंकि जो बदहाल है, तो इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? क्षेत्रीय नेता पटना में बैठे हो या फिर केंद्र सरकार को? किनको जिम्मेदार मानते हैं? भैया हर किसी ने लूटा है, तो सरकार ने भी लूटा है और क्षेत्रीय नेताओं से भी जो उम्मीदें थी वाबस्ता, उन्होंने भी अपने पावर का सही इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने भी निगरानी नहीं की, उन्होंने भी लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की है। यहाँ पर सबकी मिली भगत की वजह से ये इलाका गरीब रहा है, क्योंकि लगातार यहाँ तस्लीमुद्दीन साहब ही रहे या उनके घराने के लोग रहे। तो आप उनसे फिर आप लोग क्यों बेजार हो गए? 40 साल तक आपने उनको जिताया, 40 साल की यहाँ की गद्दी उनको दिए। देखिए, राजनीति के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर में ये हर आदमी आज़ाद है। जिसको जोन सी पार्टी अच्छी लगता है, अच्छा लगता है, वो उसको सपोर्ट करता है।
तो आप अच्छे के बुनियाद पर गए हैं पार्टी में या विकास के बुनियाद पर गए हैं? विकास की बुनियाद पर हम जा रहे हैं। अच्छे की बुनियाद, अच्छा से मतलब यहाँ विकास ही है, वरना जनता वोट देती है भात खाने के लिए नहीं। जी। किसी भी नेता को, एमएलए को, एमपी से आपको वोट इसलिए नहीं देता है कि आप हमको रोटी दीजिएगा बनवा के या चावल दीजिएगा नहीं, बनवा सरकार के। की जिम्मा भी यही होती है, रोटी कपड़ा मकान सरकार को भी देना होता है। रोटी कपड़ा मकान, जी बिल्कुल, सरकार की जिम्मा ये होता है। रोटी कपड़ा मकान बोलते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी जरूरी विशेषताएं, जैसे हॉस्पिटल है, जैसे यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है। पूरे सीमांचल के अंदर कितना मतलब सरकारी मेडिकल कॉलेज है, दिखा दीजिए आप, एक भी नहीं है। भी नहीं है। अब क्या कहेंगे, कितने ये इंजीनियरिंग कॉलेज है, दिखा दीजिए आप, एक भी नहीं है। पूरे सीमांचल की बात कर रहा हूँ ना मैं। हुकूमत ने नाइंसाफी की या फिर आपके यहाँ के नुमाइंदों ने इसके लिए कोशिश नहीं